है उसको हम कहते हैं अमेलगमेशन। ठीक है, अच्छा उसके अलावा अब हम आ गए थे क्लासिफिकेशन पे। अच्छा, क्लासिफिकेशन में थोड़ी सी और रिवाइज करा दूंगी क्योंकि मुझे लगा था क्लासिफिकेशन में नहीं थे। क्लासिफिकेशन हम बेसिकली कर रहे हैं बेसिस ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द अलॉय पार्टिकल्स। शेप और साइज पर डिपेंडेंट है ये क्लासिफिकेशन। किसकी? अलॉय पार्टिकल्स की। तीन तरह से क्लासिफाई करेंगे, एक होते हैं लेथ कट, होते हैं स्फेरिकल या स्फीरॉइडल, और एक होते हैं एडमिक्स। ये तीन डिफरेंट टाइप्स होती हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने बात की थी लेथ कट की। लेथ कट में क्या होता है? तो लेथ कट अलॉय में क्या होता है, हमने इनगट लिए हैं। इनगट इज बेसिकली ब्लॉक्स लिए हैं जिनको हमने ऑलरेडी होमोजेनाइज कर लिया है। लेथ कटिंग करने से पहले हमने होमोजेनाइजेशन कर दी है। होमोजेनाइजेशन इज अ हीट ट्रीटमेंट, जो आगे मैं बताऊंगी। होमोजेनाइज ट्रीटमेंट हमने उस अलॉय की कर दी है, और अब हम उन अलॉयस को कट करेंगे। जब हम कट करते हैं वो इरेगुलरली करते हैं। ठीक है, कुछ फाइन ग्रेन्स होते हैं, कुछ कोर्स ग्रेन्स होते हैं। ठीक है, पाउडर फॉर्म में बन जाएंगे। ठीक है, हम उसकी कटिंग करते हैं, फाइलिंग कह सकते हैं इसको। ठीक है, ये हो गए लेथ कट। अब लेथ कट अलॉयस जो होते हैं उसमें दो तरह के हीट ट्रीटमेंट्स आते हैं। दो तरह के हीट ट्रीटमेंट है, होमोजेनाइजेशन हीट ट्रीटमेंट और एजिंग, अलॉय एजिंग। होमोजेनाइजेशन हीट ट्रीटमेंट लेथ कटिंग से पहले होगा, ताकि जो होमोजेनियस ग्रेन्स हो वो कट हो, ताकि जो हमने डिफरेंट मेटल्स को मेल्ट करके ये ब्लॉक है उसमें प्रॉपरली सिल्वर और टिन हमारे पास आए। उसका सिल्वर और टिन की कॉम्पोजिशन इक्वल होनी चाहिए हर ग्रेन में। तो हम बेसिकली इसलिए होमोजेनाइजेशन हीट ट्रीटमेंट करें। वो होता है 420 डिग्री सेंटीग्रेड पे और 7 आवर्स के लिए। दूसरा ट्रीटमेंट जो हमने करना था वो करना था आफ्टर लेथ कटिंग, जिसको कहते हैं एजिंग या अलॉय एजिंग। अब ये जो ट्रीटमेंट है ये होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 घंटे के लिए फॉर 1 आवर। अच्छा, एजिंग जो है क्या करता है, जब कटिंग करते हैं ना लेथ कटिंग, तो उस वक्त जो स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हुए उसको रिमूव करेगा, और उसके अलावा अलॉय को स्टेबल रखता है जब हम स्टोरेज करेंगे। ऑब्वियसली जितना हमने लेथ कट करके अलॉय प्रोड्यूस किया है वो सब तो एक साथ यूज नहीं होगा, हमें उसे स्टोर करना होगा, और वो अलॉय जो हम स्टोर करेंगे उसको स्टोरेज में हेल्प करेगी ये अलॉय एजिंग का प्रोसीजर, जो कि अगेन एक हीट ट्रीटमेंट है। तो लेथ कट अलॉयज में दो हीट ट्रीटमेंट्स होते हैं, एक होता है होमोजेनाइजेशन हीट ट्रीटमेंट, दूसरा होता है एजिंग। ओके, अच्छा अब इसके अलावा यहाँ तक हो गया था। अब नेक्स्ट आ गए थे हम दूसरे प्रोसीजर पे, जो कि है स्फेरिकल स्फीरॉइडल अलॉयस को प्रोड्यूस करने का तरीका। वो कहलाता है एटमाइजेशन। एटमाइजेशन में क्या हो रहा है, जब हमने अलॉयस को मेल्ट कर दिया, ठीक है, मेल्ट फॉर्म में हम उसे यूज करेंगे, मोल्टन फॉर्म में। ठीक है, मोल्टन फॉर्म में हमने अलॉय को एक जो है स्प्रे करना है। किस चीज के अंदर स्प्रे करना है? एक कॉलम, मतलब एक कॉलम होगा जिसके अंदर इनर्ट गैस फिल हुई हुई है। गैस फिल हुई हुई है, उसके अंदर हमने मोल्टन अलॉय को स्प्रे किया। जब हम स्प्रे करेंगे तो क्या होगा, मोल्टन अलॉय जब गिरेगा सॉलिडिफाई हो जाएगा, सॉलिडिफाई होकर नीचे गिरेगा, और राउंड राउंड उसके बॉल्स बन जाएंगे, जो कि स्फेरिकल या स्फीरॉइडल अलॉय होता है। ओके, उसके बाद अब जो पार्टिकल्स प्रोड्यूस हुए हैं वो स्फेरिकल स्फीरॉइडल होते हैं, और ये कहलाता है एटमाइजेशन। तो एटमाइजेशन इज द प्रोसीजर टू प्रोड्यूस स्फेरिकल और स्फीरॉइडल अलॉय। स्फेरिकल स्फीरॉइडल दोनों हम वर्ड यूज कर सकते हैं। तो स्फेरिकल अलॉयज या स्फीरॉइडल अलॉयज को प्रोड्यूस करने के लिए जो प्रोसीजर यूज होता है वो होता है एटमाइजेशन। होमोजेनाइजेशन लाइक लेथ कट, इसमें हम होमोजेनाइजेशन ट्रीटमेंट करते हैं जैसे हम लेथ कटिंग से पहले कर रहे थे। लेथ कट अलॉय से हम होमोजेनाइजेशन हीट ट्रीटमेंट कर रहे थे, उसी तरह का हीट ट्रीटमेंट यहाँ पे भी होगा, जिसको होमोजेनाइजेशन हीट ट्रीटमेंट ही कहेंगे। 420 डे ही होगा और सेवरल आवर्स के लिए ही होगा, और ये जब अलॉय प्रोड्यूस हो जाएगा उसके बाद उसमें होमोजेनाइजेशन हीट ट्रीटमेंट होगा। एक ट्रीटमेंट होता है यहाँ पे, दैट इज होमोजेनाइजेशन हीट ट्रीटमेंट। यहाँ पे अलॉय एजिंग नहीं होती। एजिंग सिर्फ लेथ कट अलॉयज में होती है। जो हमारे स्फेरिकल और स्फीरॉइडल अलॉयज है उसके अंदर एजिंग नहीं होगी। उसके अंदर होती है जो हमारे स्फेरिकल और स्फीरॉइडल अलॉयज में
प्रोडक्शन के बाद होमोजेनाइजेशन ट्रीटमेंट होता है। क्लियर है यहाँ तक? ये मैंने पहले का सब रिवाइज कर दिया, क्लासिफिकेशन। तीसरी जो हमारी रह गई थी वो थी एडमिक्स। एडमिक्स में क्या होगा? एडमिक्स पार्टिकल्स हैं वेरियस साइजेस और शेप्स के। अब हमने ये क्यों हम एडमिक्स यूज करते हैं? एडमिक्स करने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि क्योंकि उसमें डिफरेंट शेप्स और साइजेस हैं, तो जब हम उसको पैकिंग करेंगे ना, क्या था मैंने बताया था, जब हम फिलिंग मटेरियल को कैविटी के अंदर डालते हैं और हम उसको प्रेशर से पैक करते हैं, कंडेंसेशन करते हैं उसकी, ठीक है, उसको हम कैविटी वॉल्स से कंडेंस कर रहे होते हैं कि अच्छे से वो पैक हो जाए। तो जब हम पैकिंग कर रहे होते हैं तो उसकी एफिशिएंसी अलॉय की इंक्रीज हो जाएगी अगर हमारे पास वेरियस साइज और शेप्स के अलॉय मौजूद होंगे। और दूसरा फायदा क्या होगा? जो मर्क्यूरी हम डालेंगे वो लेगी। जितनी कम मर्क्यूरी यूज हो एक अमेल्गम को बनाने के लिए उतना अच्छा है, क्योंकि मर्क्यूरी हमारे लिए हार्मफुल है। मर्क्यूरी की वजह से हमें बहुत सारे हैजार्ड्स फेस करने पड़ते हैं। मर्क्यूरी का वेपर बनता है, मर्क्यूरी की वजह से टैटू बनता है, ये सब अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो मर्क्यूरी हमारे लिए हार्मफुल है, इसलिए हम मर्क्यूरी का कंटेंट कम करना चाहते हैं, इसीलिए हम एडमिक्स्ड अलॉयज हम प्रेफर करते हैं। ठीक है, एडमिक्स्ड अलॉयज में क्या होता है? दो तरह के शेप्स होते हैं। एक तो ये रहे लेथ कट, जो लंबी लंबी कटिंग्स हुई हुई है, और ये स्फेरिकल और स्फीरॉइडल के ड्रॉपलेट्स भी हैं। ठीक है, ये दोनों इसके अंदर दोनों मिक्स हुए हैं। दो फायदे हैं एडमिक्स के। नंबर 1 पैकिंग एफिशिएंसी इंक्रीज करेगा, और नंबर 2 मर्क्यूरी का कंटेंट हमें कम डालना पड़ेगा। ऑब्वियसली जब अलॉय ज्यादा शेप्स और साइजेस का मौजूद होगा तो कम मर्क्यूरी हमें लगेगा। मर्क्यूरी कम लगने पे भी ये अच्छी पैकिंग एफिशिएंसी देगा, इसकी अच्छी मैकेनिक होगी, क्योंकि इसमें अलॉय डिफरेंट साइजेस और शेप्स के। ये है एडमिक्स्ड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अगर कोई क्वेश्चन हो क्लासिफिकेशन से रिलेटेड तो अभी भी पूछ सकते हो। दोनों स्फेरिकल और स्फीरॉइडल की और तो मैंने लास्ट टाइम भी पढ़ाई थी, तो वो मैंने अभी रिवाइज कर दी है। और एडमिक्स में कुछ भी नहीं है, दोनों का मिक्सचर है। लेथ का स्फीरॉइडल बेसिकली मिक्स हो गए हैं, और उसके फायदे बताए हैं कि दो फायदे हैं, पैकिंग एफिशिएंसी इंक्रीज होगी और मर्क्यूरी कंटेंट कम हो जाएगा। क्लियर है? अगर कोई कंफ्यूजन है क्लासिफिकेशन से रिलेटेड तो तुम मुझसे चैट में पूछ सकते हो। ठीक है, चैट में थोड़ी थोड़ी देर में चेक करती रहूंगी। ओके, अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, ये तो क्लासिफिकेशन एक तरह से हुई थी जिसमें हमने अलॉय के साइज और शेप को बेसिस रखा था। एक और तरीका है जिससे हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि कितना कॉपर कंटेंट है। ठीक है, कितना कॉपर कंटेंट अलॉय के अंदर, उस पर डिपेंड कर सकते हैं। ये दूसरा तरीका है क्लासिफाई करने का। अच्छा, इन अलॉयज को हम बहुत से तरीकों से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तरीका था कि मर्क्यूरी कंटेंट है या नहीं है। अगर मर्क्यूरी कंटेंट है तो क्या होगा? प्रीमेटेड। और अगर मर्क्यूरी कंटेंट नहीं है तो क्या अगर मर्क्यूरी कंटेंट नहीं है तो वो नॉर्मल। इसी तरह अगर कॉपर है और 6% या उससे लेस है तो वो होंगे लो कॉपर कंटेनिंग अलॉयज। ठीक है, अगर कॉपर 10 से 30% है तो वो हो जाएंगे हाई कॉपर कंटेनिंग अलॉयज, जिनको कॉपर एनरिच्ड अलॉयज भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन बेस हो रही है कॉपर कंटेंट पे। दो चीजें देखनी है हमने, कॉपर की कितनी क्वांटिटी यूज हो रही है। अगर 6% या लेस कॉपर है तो वो होंगे लो कॉपर कंटेनिंग, और अगर 10 to 30% कॉपर है तो वो होंगे हाई कॉपर कंटेनिंग या फिर कॉपर एनरिच्ड अलॉय। ओके, आई थिंक आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ, स्फीरॉइडल का क्वेश्चन है। यस, स्फीरॉइडल अलॉयज में होमोजेनाइजेशन जो है वो होगी उसके बाद, जब हमारी एटमाइजेशन रहेगी उसके बाद होती है। ठीक है, और सिर्फ होमोजेनाइजेशन ट्रीटमेंट होता है, दैट्स इट। इसमें अलॉय एजिंग नहीं होती। ठीक है, लेथ कट में दोनों चीजें होंगी, होमोजेनाइजेशन भी होगी, अलॉय एजिंग भी होगी। स्फेरिकल और स्फीरॉइडल में सिर्फ होमोजेनाइजेशन ही होमोजेनाइजेशन हीट ट्रीटमेंट जब एटमाइजेशन का प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। दैट मींस कि जब हमारे पार्टिकल्स बन जाएंगे, स्फेरिकल और स्फीरॉइडल हमारे अलॉयज रेडी हो जाएंगे, उसके बाद होमोजेनाइजेशन ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, क्योंकि बेसिकली वो हमने अलॉय पे करना है। ठीक है, और हमारा अलॉय
मोल्टन अलॉय पे तो होमोनाइजेशन हीट ट्रीटमेंट हो नहीं सकता, तो वो तभी पॉसिबल होगा जब हमारे स्फेरिकल और स्फीरॉइडल अलॉयज बन जाएंगे। ओके, तो ये क्लासिफिकेशन क्लियर है सबको? कंटेंट पर बेस करेंगे अगर हम क्लासिफिकेशन, तो ये भी अलॉय की ही क्लासिफिकेशन है बट बेस्ड ऑन कॉपर कंटेंट। तो लो कॉपर कंटेनिंग वो होंगे जिनमें 6% या लेस कॉपर होगा, और हाई कॉपर कंटेनिंग वो होंगे जिनमें 10 to 30% कॉपर होगा। इनको हम कॉपर एनरिच्ड अलॉयज भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? आगे चले। अच्छा, अब ये बताओ लो कॉपर कंटेनिंग अलॉयज कौन से थे? जो कि थे कन्वेंशनल अलॉयज थे लो कॉपर कंटेनिंग, जिनमें 6% लिमिट सेट हुई थी। हाई कॉपर कंटेनिंग अलॉयज कौन से हैं? जो न्यूअर अलॉयज हैं, जो अब हमारे मॉडिफाइड अलॉयज हैं, जिसमें हमने कॉपर कंटेंट बढ़ा दिया है। अच्छा, अब जो बातें मैं बता रही हूँ ना, वो सुनने के लिए वो सुनना बहुत जरूरी है अगर आपने सेटिंग रिएक्शन समझना है। ठीक है, क्योंकि अमेल्गम का सेटिंग रिएक्शन कन्वेंशनल अलॉयज का डिफरेंट होता है और न्यू अलॉयज का डिफरेंट है, क्योंकि उसमें कॉपर कंटेंट बढ़ गया है। तो वो समझने के लिए अब जो मैं आगे चीजें बताऊंगी वो अच्छे से सुनना और समझना, और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना, चैट में मैसेज करना, मैं रिप्लाई करूंगी। ओके, तो जो कॉपर एनरिच्ड अलॉयज हैं, ठीक, उसकी टाइप्स की बात हो रही है। ठीक है, कॉपर एनरिच्ड अलॉयज और उसकी टाइप्स। कॉपर एनरिच्ड अलॉयज की दो टाइप्स होती हैं। ठीक है, दो टाइप्स होंगी, किस चीज पे बेस हो रही है, किस तरह से वो बने हैं, बेस उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो रही है, उस पे हमने उसकी टाइप्स को बेस किया है। पहला पहला तरीका उसको बनाने का है ऑल्टरिंग द रेशियो एट मेल्टिंग स्टेज। जो हमारे पास रेशियोज मौजूद हैं, जितने हमने मेटल्स डालने हैं, ठीक है, अगर हम उन रेशियोज में कॉपर का रेशियो बढ़ा देंगे, ठीक है, हमने क्या किया, बाकी सब रेशियोज वैसे ही रखे, थोड़े बहुत ऑल्ट्रेशन करके हमने कॉपर का रेशियो बढ़ा दिया, और उसके बाद उसको हमने प्रोड्यूस किया किसी भी तरीके से, चाहे आपने एटमाइजेशन के थ्रू प्रोड्यूस करो या लेथ कटिंग के थ्रू प्रोड्यूस करो। जो आपके पास अलॉय बन रहा है वो होगा सिंगल कॉम्पोजिशन कॉपर एनरिच्ड अलॉय। ठीक है, सिंगल कॉम्पोजिशन कॉपर एनरिच्ड अलॉय, मतलब हमने रेशियो को ऑल्टर किया है कॉपर का, और हमने फॉर्म किया है अलॉय को, दोनों में से किसी भी प्रोसीजर को यूज कर, किसी एक प्रोसीजर को यूज करना है हमने, क्योंकि ये सिंगल कॉम्पोजिशन है, इसमें कोई एक प्रोसीजर यूज हो रहा है, या तो लेथ कटिंग होगी या फिर स्फेरिकल या स्फीरॉइडल की एटमाइजेशन होगी। ठीक है, या तो लेथ कटिंग या एटमाइजेशन, कोई एक प्रोसीजर परफॉर्म होता है, उसको परफॉर्म करने से पहले हमने रेशियो में ऑल्ट्रेशन कर दी, तो बन गया सिंगल कॉम्पोजिशन कॉपर अलॉय। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक तरह का अलॉय प्रोड्यूस हो रहा है, इसमें दोनों तरह के अलॉयज नहीं आ रहे। दूसरा है हमारे पास तरीका उसको प्रोड्यूस करने का, कि हम जो कन्वेंशनल अलॉयज थे जिसके अंदर कंटेंट 6% था या उससे कम था, वो तो हमने वैसे ही लिए, मतलब हमने थोड़े लेथ कट अलॉयज उठा लिए, उसके बाद हमने मिक्स किया सिल्वर कॉपर अलॉय। सिल्वर कॉपर अलॉय प्रोड्यूस हुआ था थ्रू एटमाइजेशन। सिल्वर कॉपर अलॉय स्फेरिकल फॉर्म में था, सिल्वर कॉपर अलॉय को हमने मिक्स कर दिया लेथ कट वालों के साथ, तो बन गया डिस्पर्शन मॉडिफाइड कॉपर एनरिच्ड अलॉयज। मतलब अब इसमें डिस्पर्शन मॉडिफाइड से क्या मतलब है कि दो तरह के दो शेप्स हैं, एक तो कन्वेंशनल अलॉय है, कन्वेंशनल अलॉय लेथ कटिंग के थ्रू बना था तो वो तो इरेगुलर है, जबकि सिल्वर कॉपर अलॉयज जो थे वो एटमाइजेशन के थ्रू प्रोड्यूस हुए हैं, तो वो होंगे स्फेरिकल और स्फीरॉइड। तो स्फेरिकल स्फीरॉइडल अलॉय हो गया सिल्वर कॉपर का, उसके साथ हमने मिक्स कर दिया लेथ कट हुआ कन्वेंशनल अलॉय, इन जो मिक्सिंग हुई उससे हमारा प्रोड्यूस हो गया डिस्पर्शन मॉडिफाइड। अब कैसे हमारा कॉपर कंटेंट यहाँ बढ़ा, कन्वेंशनल में तो ऑलरेडी 6% है, सिल्वर कॉपर अलॉय क्योंकि कॉपर और सिल्वर उसके मेन कॉम्पोजिशन है, तो ऑब्वियसली कॉपर कंटेंट उसमें होगा ज्यादा, तो दोनों मिलके कॉपर कंटेंट 10 to 30% हो गया। तो ये हो गया हमारा डिस्पर्शन मॉडिफाइड कॉपर एनरिच्ड अलॉय। क्लियर है? दो तरीके बनाने के, एक तो हमने ऑल्टर करना है उसका रेशियो मेल्टिंग स्टेज पे, दूसरा तरीका क्या है कि हमने मिक्सिंग करनी है दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलॉय की। ठीक है, जब हमने दो डिफरेंट टाइप्स की मिक्सिंग की तो हमारे पास बन गया डिस्पर्शन मॉडिफाइड और कॉपर एनरिच्ड अलॉय। ठीक है,
क्लियर है यहाँ पे? अब इसमें क्या हुआ था, हमने कन्वेंशनल एलॉय के पार्टिकल्स को लेके एक और एलॉय था सिल्वर कॉपर का, उसके साथ मिक्स कर दिया, तो ओवरऑल जो कॉपर कंटेंट है वो इंक्रीज हो गया, और वो कहलाएंगे डिस्पर्शन मॉडिफाइड कॉपर एनरिच्ड एलॉयज। यहाँ तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। तो अभी तक मैंने क्या क्या बताया है कि क्लासिफिकेशन कॉपर कंटेंट और कॉपर एनरिच्ड एलॉय किस तरह से बनते हैं। दो दो होते हैं, एक होता है सिंगल कॉम्पोजिशन, एक होता है कॉपर एनरिच्ड। अब अगर कोई सवाल करेगा कि कॉपर एनरिच्ड एलॉय के टाइप्स बताओ, कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं। कौन सा टाइप? सिंगल कॉम्पोजिशन कॉपर एनरिच्ड एलॉयज एंड डिस्पर्शन मॉडिफाइड। कैसे बनते हैं? सिंगल कॉम्पोजिशन में रेशो ऑल्टर करेंगे कॉपर का, और फिर हम उसको फॉर्म करेंगे अलॉय को, या तो लेथ कटिंग के थ्रू या एटमाइजेशन के थ्रू। दूसरा था डिस्पर्शन मॉडिफाइड, उसमें हम कन्वेंशनल अलॉयज जो लेथ कट हुए हैं उसको मिक्स करेंगे सिल्वर कॉपर अलॉय जो कि एटमाइजेशन के थ्रू प्रोड्यूस हुए। तो कुछ होंगे उसमें फाइन ग्रेन, कुछ कोर्स ग्रेन्स, और कुछ होंगे स्फेरिकल स्फीयर, तो उन सबका मिक्सचर होगा डिस्पर्शन मॉडिफाइड। यहाँ तक क्लियर है? अब आगे चलते हैं। सेटिंग रिएक्शन। ओके, सेटिंग रिएक्शन जो है क्या है, कब स्टार्ट होगा? सेटिंग रिएक्शन स्टार्ट तब होगा जब मर्क्यूरी और अलॉय आपस में रिएक्ट करेंगे, ठीक है? जब हम मिक्स करेंगे मर्क्यूरी को अलॉय के साथ तो वो रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा सेटिंग का। अब सेटिंग का रिएक्शन है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है? क्यों? क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, फेज फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है? डिफरेंट डिफरेंट फेजेस बन रहे हैं। एक बन रहा है गैमा फेज, एक बन रहा है गैमा 1 फेज, एक बन रहा है गैमा 2 फेज, ठीक है? तो ये डिफरेंट फेजेस फॉर्म हो रहे हैं, इसलिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट एक दफा समझ लोगे ना तो ये बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। अच्छा, अब क्या हो रहा है, अलॉय पाउडर को हमने मिक्स कर दिया लिक्विड मर्क्यूरी के साथ, तो सेटिंग रिएक्शन इनिशिएट हो गया। अच्छा, यहाँ पे जो अलॉय पाउडर्स थे जिनके अंदर ऑलरेडी मर्क्यूरी डला हुआ था, उनका फायदा है कि वो सेटिंग रिएक्शन को जल्दी स्टार्ट कराते हैं, क्योंकि अलॉय इटसेल्फ हैज मर्क्यूरी। बल्कि जबकि जिन अलॉयज में मर्क्यूरी कंटेंट नहीं है, जो कि हमारे नॉर्मल अलॉयज हैं, उसमें सेटिंग रिएक्शन तभी स्टार्ट हो सकता है जब मर्क्यूरी आके अलॉय को ब्रेक डाउन करना शुरू करेगा। मर्क्यूरी आएगा, अलॉय पार्टिकल्स को ब्रेक शुरू करेगा। अब अगर स्मॉल पार्टिकल्स हैं, ठीक है, अलॉय के, क्योंकि डिफरेंट साइजेस के होते हैं, राइट? अलॉय हमने कोई स्पेसिफिक साइज का नहीं बनाया कि भाई इतने ही साइज का अलॉय पार्टिकल होना चाहिए। तो जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो पूरी तरह डिसॉल्व हो जाते हैं मर्क्यूरी में, ठीक है? जल्दी जल्दी डिसॉल्व हो जाते हैं मर्क्यूरी के अंदर। वेयर एज जो बाकी बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनमें क्या होता है, सिर्फ जो बाहर का सरफेस होता है, सरफेस का स्ट्रक्चर है, सिर्फ वो डिसॉल्व होता है, ठीक है? सिर्फ बाहर का जो सरफेस होता है वो ब्रेक डाउन होगा और वो मर्क्यूरी के साथ रिएक्ट करेगा। अंदर जो उसके कोर होगा, ठीक है, वो वैसे का वैसे ही रहता है, वो रिएक्ट नहीं करता मर्क्यूरी के साथ, ठीक है? अभी तक क्या बताया है? मर्क्यूरी आके अटैक करेगा अलॉय के ऊपर, जो छोटे पार्टिकल्स होंगे वो मर्क्यूरी के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे, जबकि जो बड़े पार्टिकल्स होंगे उनमें क्या होगा, सिर्फ सरफेस लेयर्स ब्रेक डाउन होंगी, और जो मेटल्स निकलेंगे सरफेस लेयर्स में से वो फिर अमालगमेशन रिएक्शन करवाएंगे मर्क्यूरी के साथ, ठीक है? अमालगमेशन क्या था? जब मिक्सिंग होती है उसके बाद अमालगमेशन का रिएक्शन था, और उसमें आपस में दो सब चीजें मिक्स होती हैं। यहाँ तक क्लियर है कि हमने सबसे पहले मर्क्यूरी को डिफ्यूज कर दिया अलॉय के अंदर, स्मॉलर पार्टिकल्स होंगे वो डिसॉल्व हो जाएंगे, और अगर बड़े अलॉय स्ट्रक्चर्स हैं तो सिर्फ सरफेस लेयर ब्रेकडाउन होती है, और सरफेस लेयर ब्रेकडाउन होती है, जो मेटल्स निकलते हैं वो रिएक्ट करते हैं मर्क्यूरी के साथ। अब रिएक्शन प्रोडक्ट्स बनना शुरू हो जाती हैं, ठीक है? जैसे जैसे मर्क्यूरी के साथ रिएक्शन होगा रिएक्शन प्रोडक्ट्स बनना शुरू हो जाती हैं, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, इस डायग्राम में क्लियरली शो हो रहा है कि रिएक्शन प्रोडक्ट्स फॉर्म, ये अलॉय है हमारा, ठीक है? अलॉय मर्क्यूरी के अंदर है, ये पूरा मर्क्यूरी है। अलॉय मर्क्यूरी आके इस पर अटैक करेगा, सरफेस लेयर्स डीकंपोज हो रही है, देखो हमारे सरफेस लेयर्स डीकंपोज होंगी, और यहाँ पे रिएक्शन प्रोडक्ट आना शुरू हो जाएगा, रिएक्शन प्रोडक्ट आना शुरू हो जाएगा उसके इर्द गिर्द ऑल अराउंड, और फिर उसके बाद वो क्रिस्टलाइज होना शुरू हो गया, ये राउंड राउंड क्रिस्टल्स बन रहे हैं,
रिएक्शन प्रोडक्ट के क्रिस्टलाइजेशन शुरू हो जाएगी और नए नए फेजेस बनेंगे, ठीक है, न्यू फेजेस फॉर्म होंगे। अच्छा, मेन चीज ये है कि काफी सारा अलॉय, क्योंकि सिर्फ मर्क्यूरी कम क्वांटिटी में था, मर्क्यूरी कंटेंट हमेशा कम यूज होता है, अलॉय ज्यादा यूज होता है, तो जो मर्क्यूरी था वो थोड़ा सा था, वो सिर्फ सरफेस को ब्रेक डाउन कर सका, इसीलिए ये देख रहे हो रिएक्शन प्रोडक्ट्स बने हैं, बट अलॉय अभी भी है, अनरिएक्टेड अलॉय अभी भी है, काफी सारा बचा हुआ है, ठीक है। अनरिएक्टेड अलॉय रहेगा, उसके इर्द गिर्द जो है रिएक्शन प्रोडक्ट बन जाएगा। सिंपली क्या हो रहा है, रिएक्शन प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गई यहाँ पे, ठीक है, और बीच में अलॉय पार्टिकल क्योंकि पूरी तरह ब्रेक डाउन नहीं हुआ था, तो बीच में रिएक्शन प्रोडक्ट्स होंगी और उसके बीच में थोड़ा सा अनरिएक्टेड अलॉय अभी भी होगा, जिसका हम बाद में क्या यूज होता है वो बताएंगे। अभी इतना समझ लो, सबसे पहले मर्क्यूरी रिएक्ट करेगा अलॉय के साथ, छोटे पार्टिकल्स होते हैं कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएंगे, अगर बड़े पार्टिकल्स होंगे तो हमारी सिर्फ सरफेस लेयर्स ब्रेक डाउन होंगी, सरफेस लेयर्स ब्रेक डाउन होंगी और उसके बाद वो रिएक्ट करेगी मर्क्यूरी के साथ और रिएक्शन प्रोडक्ट्स फॉर्म होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद रिएक्शन प्रोडक्ट्स जो है वो क्रिस्टलाइज होकर फेजेस फॉर्म करेंगे। जो बीच का एरिया था, क्योंकि सिर्फ सरफेस लेयर ब्रेकडाउन हुई थी हमारे अलॉय की, तो जो बीच में हमारा अलॉय बच गया था वो वैसे ही अनरिएक्टेड अलॉय रहेगा हमारे रिएक्शन प्रोडक्ट के बीच में, ठीक है। हमेशा सेट मटेरियल में क्या होगा, अनरिएक्टेड कोर्स ऑफ अलॉय पार्टिकल embedded in a matrix of reaction product। तो रिएक्शन प्रोडक्ट ऑल अराउंड है, बीच में अनरिएक्टेड अलॉय पार्टिकल्स अभी भी होंगे। अच्छा, ये समझ आ गया कि हुआ कैसे। अब हम बताते हैं कि इसका रिएक्शन कहाँ आ गया। अब जब ये पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया तो हमारा बेसिकली रिएक्शन हुआ, ठीक है। हमारे रिएक्शन का जो बेसिकली ये जो स्टेटमेंट है, जो हमारा केमिकली हमने डिराइव किया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमारा बेसिकली केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है ये समझ लो। हमारा अलॉय क्या था, सिल्वर टिन, तो सिल्वर टिन का अलॉय आ गया, ये रहा, ठीक है। सिल्वर टिन अलॉय आ गया, उसके साथ हमने किस चीज को रिएक्ट किया, मर्क्यूरी, ये आ गई हमारी मर्क्यूरी, ठीक है। सिल्वर टिन का अलॉय आ गया, ये आ गई मर्क्यूरी। मर्क्यूरी तो मर्क्यूरी है क्योंकि ये एक चीज है। सिल्वर टिन अलॉय को हम कहते हैं गैमा फेज, ठीक है। सिल्वर टिन अलॉय लाएगा गैमा फेज, तो ये है गैमा फेज और ये है मर्क्यूरी। गैमा फेज रिएक्ट कर रहा है मर्क्यूरी के साथ, तो वो क्या क्या फेजेस बना रहा है रिएक्शन में। रिएक्शन प्रोडक्ट जो है, मेन रिएक्शन प्रोडक्ट हमेशा होता है हमारा सिल्वर मर्क्यूरी, ठीक है। मेन रिएक्शन प्रोडक्ट है सिल्वर मर्क्यूरी, उसके साथ बन रहा है टिन मर्क्यूरी, टिन मर्क्यूरी बन रहा है। उसके अलावा है सिल्वर टिन, सिल्वर टिन वही सिल्वर टिन है जो इनिशियली था, सिल्वर टिन वो ही है जो पहले था। अनरिएक्टेड प्रोडक्ट के फॉर्म में सिल्वर टिन यहाँ पे आफ्टर रिएक्शन प्रेजेंट है, ठीक है। अब मैं एक दफा और बताती हूँ। सिल्वर टिन, अच्छा, सिल्वर टिन जो था, ठीक है, वो मर्क्यूरी के साथ रिएक्ट हो गया, ठीक है। सिल्वर टिन इज बेसिकली गैमा, गैमा हमारा मर्क्यूरी के साथ रिएक्ट हो गया, जो बनाएगा सिल्वर मर्क्यूरी विच इज gamma 1, silver mercury which is gamma 1, which is our main reaction product. Silver mercury gamma 1 main reaction product. दूसरा है इसके साथ tin mercury. Tin mercury is gamma 2. Gamma 2 is the most harmful phase of amalgam, जिसकी वजह से corrosion, creep, सारी बुराइयां gamma 2 की वजह से होती हैं। सबसे ज्यादा डिसएडवांटेजेस होता है गैमा 2 फेज। फिर एंड में है सिल्वर टिन, ये वही सिल्वर टिन है जो इनिशियली था, जो होगा अब अनरिएक्टेड कोर्स के फॉर्म में, ठीक है। तो समझ आ गया ये रिएक्शन। सिल्वर टिन जो हमारा अलॉय है वो रिएक्ट करेगा मर्क्यूरी से, तो तीन चीजें फॉर्म हो रही हैं, एक तो सिल्वर टिन अनरिएक्टेड फॉर्म में रहेगा, दूसरा सिल्वर मर्क्यूरी विच इज गैमा 1 फेज and tin mercury which is gamma 2 phase।
गैमा 2 फेज सबसे ज्यादा हार्मफुल है अमेलगम के लिए, सारा करोजन, क्रीप, सब कुछ जो है वो गैमा 2 की वजह से हो रहा है। अच्छा, गैमा 2 का मसला ये है कि गैमा 2 फेज जो है वो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक है। जब भी हम अमेलगम की फिलिंग करेंगे उसमें सारी प्रॉब्लम्स गैमा 2 की वजह से, और ये रिएक्शन जो मैंने अभी बताया ये कन्वेंशनल अमेलगम का रिएक्शन है। तभी देख रहे हो कि जो हमारे अलॉय पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं लेट कट हुए हुए, ठीक है। अब इस कन्वेंशनल अमेलगम के सेटिंग रिएक्शन में हम अगर जो ये हमारा गैमा 2 फेज है जो कि है टिन मर्क्यूरी फेज, इसको हटा दें, ठीक है, और इसकी जगह से एक और फेज डाल दें जो कि होगा ईटा या एप्सिलॉन, तो वो हो जाता है हमारे कॉपर एनरिच्ड के लिए, ठीक है। कन्वेंशनल अमेलगम में क्योंकि कॉपर कंटेंट कम है इसलिए कॉपर रिएक्ट नहीं कर सका हमारे टिन के साथ, कॉपर टिन फेज नहीं बन सका क्योंकि वहां पे क्या था, कॉपर कंटेंट कम था। कॉपर कंटेंट बढ़ा देंगे जो कि हम बढ़ा रहे हैं कॉपर एनरिच्ड में, तो हमारा जो टिन है मर्क्यूरी के साथ रिएक्ट करने की जगह वो ही टिन कॉपर के साथ रिएक्ट करेगा। जब वो ही टिन कॉपर के साथ रिएक्ट करे तो वो हमारे लिए फायदेमंद हो जाएगा। वो ही टिन अगर मर्क्यूरी के साथ रिएक्ट कर रहा तो गैमा 2 फेज बना रहा है, वो ही टिन अगर कॉपर के साथ रिएक्ट करेगा तो वो हमारे फायदे में हो जाएगा क्योंकि वो बनाएगा कॉपर टिन फेज जो कि लेस रिएक्टिव होगा, लेस हार्मफुल होगा। अच्छा, ये था सेटिंग इन कन्वेंशनल अलॉयज का। समझ आ गया सबको क्या हो रहा है? मर्क्यूरी आ रहा है, डिफ्यूज करेगा अलॉय का, अलॉय छोटे होंगे पार्टिकल्स वो उसमें मिक्स हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। अगर बड़े पार्टिकल्स ये सिर्फ सरफेस को ब्रेक डाउन करेगा, बीच का कोर ऑफ अलॉय रहेगा अनरिएक्टेड, ठीक। उसके बाद ये रिएक्शन हुआ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, जो हमारे बाहर के ब्रेक डाउन हुआ था सरफेस वो रिएक्ट करके मर्क्यूरी के साथ डिफरेंट उसने फेज बना लिए, वो फेजेस क्रिस्टलाइज हो गए और हमारा रिएक्शन प्रोडक्ट बन गया। रिएक्शन प्रोडक्ट हमारा बन गया है तो हमेशा सेट मटेरियल में रिएक्शन प्रोडक्ट के अंदर अनरिएक्टेड कोर्स ऑफ अलॉय प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और ये उसका केमिकल रिएक्शन का एक्शन है कि ये हमारे हैं जो रिएक्टेंट्स हैं, सिल्वर टिन जो कि अलॉय है, मर्क्यूरी, सिल्वर टिन गैमा फेज है। ये रिएक्शन प्रोडक्ट्स बनाएंगे, सिल्वर मर्क्यूरी विच इज गैमा 1 जो कि इसका मेन रिएक्शन प्रोडक्ट है। मेन रिएक्शन प्रोडक्ट गैमा 1 होगा सिल्वर मर्क्यूरी। उसके बाद वो बना रहा है टिन मर्क्यूरी, टिन मर्क्यूरी इज गैमा 2 जो कि मोस्ट हार्मफुल स्टेज है हमारे अमेलगम के लिए। और आखिर में सिल्वर टिन, वही सिल्वर टिन जो हमारे ऑलरेडी उसमें मौजूद था रिएक्टेंट्स में, वही सिल्वर टिन यहाँ पे भी है अनरिएक्टेड पोर्स के फॉर्म में, ठीक है। तो ये तो कन्वेंशनल अलॉय का हो गया रिएक्शन। ये क्लियर है सबको? तो मैं आगे कॉपर एनरिच्ड का समझाना शुरू करूंगी। ये है कन्वेंशनल अलॉय का सेटिंग रिएक्शन। अब हम करेंगे कॉपर एनरिच्ड के, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन है अभी पूछ सकते, ठीक है। अच्छा, प्राइमरी रिएक्शन प्रोडक्ट्स जो है सिल्वर मर्क्यूरी फेस है विच इज गैमा 1 और टिन मर्क्यूरी फेस गैमा 2, ठीक है। अब गैमा 2 फेस इम्प्रिसाइज स्ट्रक्चर होता है, इसका कोई वो नहीं है, कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है। कभी 7 मॉलिक्यूल्स होते हैं, कभी 8 मॉलिक्यूल्स होते हैं, कभी 10, डिपेंड करता है। और considerable quantities of gamma phase remain unconsumed. Gamma phase क्या था, हमारा सिल्वर टिन जो कि अनरिएक्टेड फॉर्म में हमेशा रिएक्शन प्रोडक्ट में के बीच में प्रेजेंट होगा, रिएक्शन प्रोडक्ट के मैट्रिक्स के अंदर बीच में उसके कोर्स प्रेजेंट होंगे। तो ये थे हमारे कन्वेंशनल अलॉय का सेटिंग रिएक्शन। अब हम करेंगे कॉपर एनरिच्ड अलॉयज का सेटिंग रिएक्शन। यहाँ तक सबको समझ आ गया है? कोई कंफ्यूजन है तो अभी पूछो, कोई क्वेश्चन है, कोई चीज समझ नहीं आई तो पूछ सकते हो। अगर समझ आ गई तो मैं आगे बढ़ूंगी, ठीक है। ओके, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉपर एनरिच्ड अलॉयज। कॉपर एनरिच्ड अलॉयज में दो तरह के थे, मैंने पहले ही बताया था। एक था सिंगल कॉम्पोजिशन और एक था डिस्पर्शन मॉडिफाइड। सिंगल कॉम्पोजिशन में क्या था, एक शेड था, ठीक है।
सिंगल कॉम्पोजिशन में एक सिंगल शेप मौजूद था, या तो वो लेथ कट था या तो वो स्फेरिकल था। अब वो डिपेंड करता है कि हमने किस तरीके से उसको बनाया है। इसमें हमने क्या किया है, सिल्वर टिन को मिक्स कर रहे हैं हम कॉपर के साथ और मर्क्यूरी के साथ। ठीक है, सिल्वर टिन को मिक्स करा हमने कॉपर के साथ और मर्क्यूरी के साथ। ठीक है, और इससे क्या बन गया, वही सिल्वर मर्क्यूरी बना जो हमारा गैमा 1 फेज है। कॉपर टिन बना, ठीक है, जो मैंने पहले बताया था कि अगर हम कॉपर इनकॉर्पोरेट करेंगे तो टिन जो है कॉपर के साथ रिएक्ट करेगा रादर देन टिन रिएक्टिंग मर्क्यूरी। तो कॉपर टिन फेज बन गया जिसको हम ईटा कहते हैं या एप्सिलॉन कहते हैं। और तीसरा कौन सा फेज है, वही सिल्वर टिन जो कि हमारा अनरिएक्टेड अलॉय पार्टिकल्स है। सिर्फ मेन डिफरेंस यहाँ पे है बिटवीन कन्वेंशनल एंड कॉपर एनरिच्ड सिंगल कॉम्पोजिशन कि जो गैमा 2 फेज था ना, जो हमारा टिन मर्क्यूरी फेज, वो रिप्लेस हो गया है किससे, कॉपर टिन फेज से। और क्यों हुआ है, क्योंकि कॉपर का कंटेंट हमने यहाँ पे बढ़ा दिया था। जब कॉपर का कंटेंट बढ़ जाता है तो टिन की एफिनिटी टुवर्ड्स कॉपर ज्यादा है, तो वो कॉपर टिन अलॉय बनाता है रादर देन मर्क्यूरी टिन। ठीक है, मर्क्यूरी टिन क्या हमारे पास बना, कॉपर टिन। मर्क्यूरी और रिएक्ट नहीं किया, कॉपर और टिन ने रिएक्ट किया और नया फेज बनाया ईटा या एप्सिलॉन। कॉपर एनरिच्ड अलॉयज की जो सिंगल कॉम्पोजिशन है उसमें कितने फेजेस हैं, और हमने एक लिया सिल्वर टिन अलॉय, ठीक है, विच इज गैमा फेज। गैमा फेज याद कर लो, सिल्वर टिन गैमा फेज है, ठीक है। गैमा 1 फेज क्या है, सिल्वर मर्क्यूरी, सिल्वर मर्क्यूरी गैमा 1 फेज। टिन मर्क्यूरी गैमा 2 फेज, ठीक है। और ये जो अभी बना है कॉपर टिन फेज, कॉपर टिन फेज ईटा या एप्सिलॉन है, ठीक है। ये फेजेस याद नहीं होंगे कि गैमा फेज कौन सा है, गैमा 1 फेज कौन सा है, गैमा 2 फेज कौन सा है, ये याद करने वाली चीज है। बट मेन डिफरेंस क्या आया है, कन्वेंशनल अलॉयज में कॉपर एनरिच्ड सिंगल कॉम्पोजिशन में मेन डिफरेंस ये आया है कि जो कॉपर है उसने रिप्लेस कर दिया मर्क्यूरी को, ठीक है। और पहले था टिन मर्क्यूरी, अब बन रहा है कॉपर टिन। गैमा 2 फेज की जगह आ गया यहाँ पे ईटा फेज आ गया, ठीक है, कॉपर टिन फेज। गैमा 2 फेज की जगह आ गया फेज या कॉपर टिन फेज। क्लियर है ये क्या हुआ, कॉपर की इनकॉर्पोरेशन की वजह से एफिनिटी बढ़ गई टिन की कॉपर के साथ रिएक्ट करने की, कॉपर टिन फेज बना। अच्छा, ये सेटिंग रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेटिंग रिएक्शन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ये सेटिंग रिएक्शन आपकी ऑस्पी में भी आता है कि सेटिंग रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, उसकी आप केमिकल जो इक्वेशन है वो क्या है, तो ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इसको मैं इतना एम्फेसिस दे रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ कि समझो और अगर कोई चीज नहीं समझ आ रही तो पूछो। ओके, अब हम आ गए डिस्पर्शन मॉडिफाइड कॉपर एनरिच्ड, जिसको हम एडमिक्स्ड भी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली डिस्पर्शन मॉडिफाइड में दोनों शेप लेथ कट भी है स्फेरिकल भी है, तो वो एडमिक्स भी कहलाएगा। तो डिस्पर्शन मॉडिफाइड कॉपर एनरिच्ड मटेरियल्स में क्या डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस मेन है, देखो एक चीज का डिफरेंस होता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। इसमें जो हमारा गैमा 2 फेज है बनेगा बट फॉर अ शॉर्ट वाइल, बिकॉज इसमें लेथ कट पार्टिकल्स मौजूद हैं। फिर स्फेरिकल के साथ जब रिएक्ट करेगा गैमा 2 फेज खत्म हो गए, वही कॉपर एनरिच्ड फेज बन गया जो कि हमारा है कॉपर टिन फेज। तो इसमें क्या है, दोनों फेजेस बनते हैं, बट जो हमारा फेज है दैट इज गैमा 2 फेज, वो टेम्पररी फेज होता है और वो जल्दी खत्म हो जाता है, उसको रिप्लेस कर देता है हमारा कॉपर टिन फेज। सिंगल कॉम्पोजिशन में डायरेक्टली कॉपर टिन फेज बन रहा था, इसके अंदर गैमा फेज बनने के बाद वो रिप्लेस होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें हो क्या रहा है, मर्क्यूरी के साथ रिएक्ट करेगा,
सिल्वर कॉपर, अच्छा हाँ, इसके अंदर हमने सिल्वर कॉपर के स्फेरिकल पार्टिकल्स डाले हैं जो कि हैं यूटेक्टिक पार्टिकल्स। यूटेक्टिक वो होता है जिसके अंदर कोई भी एक अलॉय डोमिनेंट नहीं होता, एक मेटल डोमिनेंट नहीं होता। अब जैसे कॉपर है, कॉपर इज आल्सो एन अलॉय बट इट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मेटल्स जिसके अंदर एक अलॉय है जिस उन सारे मेटल्स को मिला के जो कि कॉपर बन रहा है, राइट। यूटेक्टिक में क्या होता है, डिफरेंट मेटल्स तो प्रेजेंट होंगे बट कोई भी प्रीडोमिनेट नहीं करता, दोनों जो है अपनी स्टेट्स में मौजूद होंगे बट वो कोई एक प्रीडोमिनेट नहीं करता, इसलिए हमेशा वो यूटेक्टिक कहलाते हैं। मतलब उसके मेल्टिंग के जो टेम्परेचर्स होते हैं वो भी दो होते हैं, उसके जो सॉलिडिफिकेशन के टेम्परेचर्स हैं वो भी दो होंगे। ये नहीं होगा कि कोई एक टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है, या एक मेल्टिंग टेम्परेचर एक सॉलिडिफिकेशन टेम्परेचर इसका नहीं होता। तो यूटेक्टिक पार्टिकल्स वो होंगे जिसके अंदर दो डिफरेंट मेटल्स जो कि मिलके एक अलॉय बना रहे हैं, जो कि मिलके एक अलॉय नहीं बना रहे, वो दोनों मेटल्स अपनी अपनी प्रॉपर्टीज को मेंटेन करते हुए एक पार्टिकल फॉर्म करें जिसको यूटेक्टिक कहते हैं। यूटेक्टिक अलॉय, यूटेक्टिक पार्टिकल, ठीक है। यूटेक्टिक क्या है, जिसमें दो मेटल्स कंबाइन हुए हैं बट कोई भी एक मेटल प्रीडोमिनेट नहीं कर सका, दोनों मेटल अपनी अपनी प्रॉपर्टीज को आगे कंटिन्यू रखते हैं, तो आता है यूटेक्टिक। उसमें दो मेल्टिंग टेम्परेचर्स होंगे, दो सॉलिडिफिकेशन टेम्परेचर्स होंगे और उस अलॉय की स्टेबिलिटी बहुत क्वेश्चनेबल होती है, ठीक है। ओके, तो हम कहते हैं कि सिल्वर, हाँ सिल्वर जो है के साथ रिएक्ट कर रहा है, कहाँ से रिएक्ट कर रहा है, जो हमने कॉपर के इसमें पार्टिकल्स ऐड किए हैं, कहाँ सिल्वर कॉपर के पार्टिकल्स रिएक्ट कर रहे हैं। सिल्वर कॉपर के जो पार्टिकल्स हमने डाले थे जो स्फेरिकल शेप है, उसने से रिलीज किया सिल्वर को, उस सिल्वर ने रिएक्ट किया मर्क्यूरी के साथ, ठीक है। अब सिल्वर और टिन वो दोनों कहां से निकलेंगे, हमारे सिल्वर टिन पार्टिकल्स जो कि ऑलरेडी मैंने बताया था लेथ कट पार्टिकल, तो लेथ कट पार्टिकल्स में से सिल्वर और टिन दोनों निकल गए और मर्क्यूरी के साथ रिएक्ट किया। अब टिन जो है वो डिफ्यूज करेगा सिल्वर कॉपर पार्टिकल के साथ, ठीक है, सिल्वर पार्टिकल्स के साथ डिफ्यूज करेगा और अगेन कॉपर विल रिएक्ट विद टिन, कॉपर और टिन रिएक्ट करेगा और ईटा या एप्सिलॉन फेस बनाएगा, ठीक है। बट क्योंकि इसमें लेथ कट पार्टिकल्स भी मौजूद है, दैट इज कन्वेंशनल अमेल्गम, तो यहाँ पे गैमा 2 फेज बनता है, ठीक है। ओके, गैमा 2 फेज बनता है जो कि बाद में रिप्लेस हो जाता है ईटा या एप्सिलॉन से। ओके, तो डिफरेंस क्या है, बेसिकली जो मेन डिफरेंस है बिटवीन डिस्पर्जन मॉडिफाइड एंड सिंगल कॉम्पोजिशन वो ये है कि ईटा या एप्सिलॉन फेज है सिंगल कॉम्पोजिशन में वो डायरेक्टली बन रहा है, जब हम सारे चीज रिएक्टर लेते हैं उनको रिएक्शन करवाएंगे तो ईटा और एप्सिलॉन फेज डायरेक्टली बन जाता है। जबकि डिस्पर्शन मॉडिफाइड कॉपर एनरिच्ड में क्या हो रहा है, ईटा और एप्सिलॉन फेज बाद में बनेगा, पहले गैमा 2 फेज बनता है, पहले गैमा 2 फेज फॉर्म होगा उसके बाद ईटा एप्सिलॉन, बेसिकली क्या हो रहा है, गैमा 2 फेज बन के उसको रिप्लेस किया जा रहा है ईटा और एप्सिलॉन से, ठीक है, टेम्पररी फेज बनेगा गैमा 2 का इन डिस्पर्शन मॉडिफाइड कॉपर एनरिच्ड मटेरियल्स। अब किसी को सेटिंग रिएक्शन से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो मुझसे पूछो, वरना मैं एक दफा और इसको रिवाइज करा देती हूँ और सेटिंग रिएक्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा कंप्लीट, तो हम आगे चलेंगे फिर, ठीक है। जो कन्वेंशनल अलॉय था उसमें बन रहा था मर्क्यूरी, ठीक है, देखो कन्वेंशनल अलॉय यहाँ पे बन रहा है मर्क्यूरी विच इज गैमा 2, ठीक है, गैमा 2 फेस, गैमा 2 फेस कन्वेंशनल अलॉय में बन रहा है। ओके, आई गेस कुछ क्वेश्चंस आए हैं तो मैं वो देख लूं पहले। अच्छा अच्छा, डिस्पर्शन मॉडिफाइड का सेटिंग रिएक्शन रिपीट करने, ओके सही है, मैं दोबारा से एक दफा सब रिपीट करती हूँ ताकि क्लियर हो जाए, ठीक है, शुरू से।
सबसे पहले सेटिंग रिएक्शन स्टार्ट कब होता है? मर्क्यूरी डिफ्यूज करेगा अलॉय के अंदर। अलॉय पार्टिकल्स अगर छोटे होंगे तो वो पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगा। अगर अलॉय के पार्टिकल्स बड़े होंगे तो क्या होता है, जो हमारा अलॉय है उसका सरफेस डिसॉल्व होगा। सरफेस डिसॉल्व हो गया मर्क्यूरी के अंदर। अब मर्क्यूरी के अंदर ऑब्वियसली सरफेस डिसॉल्व हुआ, बट सरफेस में डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स हैं, वो मर्क्यूरी के साथ रिएक्ट होना शुरू हो गए और फेजेस फॉर्म हो गए। फेजेस जो फॉर्म हुए हैं वो उसके बाद क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, फेजेस क्रिस्टलाइज होते हैं और एंड में हमारे पास जो सेट मटेरियल निकलेगा उसके अंदर होता है रिएक्शन प्रोडक्ट जितना है, और उसके अंदर बीच में हमारे अनरिएक्टेड कोर्स होते हैं। अनरिएक्टेड कोर्स किस चीज के होते हैं? जो हमारा मेन अलॉय था, जो अलॉय है सिल्वर टिन अलॉय, ठीक है। सिल्वर टिन अलॉय बीच में प्रेजेंट है, रिएक्शन प्रोडक्ट ऑल अराउंड प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, इसका सिंपल सा रिएक्शन है वो देख लो। सिल्वर टिन रिएक्ट कर रहा है मर्क्यूरी के साथ। सिल्वर टिन इज द गैमा फेज। फेजेस याद करने, ये मैंने पहले बताया है। गैमा फेज क्या है? सिल्वर टिन। गैमा 1 फेज क्या है? सिल्वर मर्क्यूरी। गैमा 2 फेज क्या है? टिन मर्क्यूरी, ठीक है। इसमें 3 फेजेस हैं। सिल्वर टिन, that is gamma phase, which is reacting with mercury, and it will form silver mercury phase, which is again gamma 1 phase, and it is the main reaction product. Secondly, it is forming tin mercury. Tin mercury is the gamma 2 phase. Gamma 2 phase, which is the most harmful phase. एंड इसको हम अब न्यू प्रोडक्ट्स में रिप्लेस करने की कोशिश की गई है। जो हमने कॉपर कंटेंट बढ़ाया है उसका मेन मकसद ये है कि हम इस गैमा 2 फेज को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए हार्मफुल है। अच्छा, तीसरी चीज बन रही है सिल्वर टिन। सिल्वर टिन बन नहीं रही है, ये वो ही सिल्वर टिन है जो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद था, जो कि हमारे अनरिएक्टेड अलॉय पार्टिकल्स हैं, ठीक है। कन्वेंशनल अलॉयस क्लियर हो गया। अब आगे कॉपर एनरिच्ड। कॉपर एनरिच्ड में 2 थे, एक था सिंगल कॉम्पोजिशन जिसमें कोई एक शेप या साइज होगा, और दूसरा था डिस्पर्शन मॉडिफाइड जिसमें दोनों शेप्स को हमने मिक्स कर दिया था। सिंगल कॉम्पोजिशन में कैसे बन रहा था? हमने उसका रेशो ऑल्टो कर रहे थे, मतलब ये जब कॉपर का रेशो होगा वो ही बढ़ा हुआ होगा। तो यहाँ पे जब हम सिल्वर कॉपर अलॉय था उसमें ऑलरेडी हमारे पास कॉपर डला हुआ है, तो सिल्वर कॉपर है उसके साथ हमने कॉपर मिक्स हुआ और मर्क्यूरी रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। अब ये तीनों चीजें जब रिएक्ट करनी है तो क्या रिएक्शन प्रोडक्ट्स बन रहे हैं? ये कॉपर एनरिच्ड अलॉय के सिंगल कॉम्पोजिशन की बात हो रही है। इसके रिएक्शन प्रोडक्ट्स 3 हैं। पहले तो आ गया सिल्वर मर्क्यूरी, जो मैंने बताया था हमारा मेन रिएक्शन प्रोडक्ट है। ये कॉपर एनरिच्ड अलॉयज में भी होगा, ये हमारे कन्वेंशनल अलॉयज में भी होगा। सिल्वर मर्क्यूरी इज अवर मेन रिएक्शन प्रोडक्ट जो कि दोनों में प्रेजेंट होता है। गैमा 1 फेज है ये, ठीक है। तो गैमा 1 फेज होगा और हमारे अनरिएक्टेड कोर्स तो हमेशा रहेंगे, कुछ ना कुछ रह जाएगा। मर्क्यूरी हम कम क्वांटिटी में यूज करते हैं, मर्क्यूरी कंटेंट अलॉय से ज्यादा नहीं होता, तो हमेशा अनरिएक्टेड कोर्स ऑफ अलॉय बच जाते हैं, तो वो यहाँ पे है गैमा, ठीक है ना। तो गैमा 1 हो गया, गैमा हो गया। अब बचा कॉपर टिन। टिन ने मर्क्यूरी के साथ रिएक्ट करके टिन मर्क्यूरी विच इज द मोस्ट पावरफुल फेज, गैमा 2 फेज बनाने की जगह टिन ने अपनी एफिनिटी दिखाई कॉपर के साथ, कॉपर टिन फेज बनाया। कॉपर टिन फेज जो है वो है ईटा या एप्सिलॉन फेज। ईटा या एप्सिलॉन फेज जो फॉर्म है ये हमारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि गैमा 2 फेज को इसने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। ये सिंगल कॉम्पोजिशन में, इसका एक ही प्रोसीजर में। अब आएंगे हम डिस्पर्शन मॉडिफाइड। डिस्पर्शन मॉडिफाइड में क्या हो रहा है? 2 रिएक्शंस हो रहे हैं। पहला रिएक्शन ये है, लेथ कट मटेरियल मर्क्यूरी के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। 2 स्टेप्स में हो रहा है ये, 2 स्टेप्स। स्टेप यही वाला कन्वेंशनल वाला, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें कन्वेंशनल अलॉयज थे जो लेथ कट थे। सिल्वर टिन which is the gamma phase will react with mercury. मर्क्यूरी के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बना? सिल्वर मर्क्यूरी which is gamma 1 along with tin mercury which is gamma 2 and silver tin which is gamma. ये 3 रिएक्शन प्रोडक्ट्स बनाए, ये स्टेप 1 है, ठीक है। डिस्पर्शन मॉडिफाइड कॉपर एनरिच्ड अलॉयज का रिएक्शन 2 स्टेप्स में है। फर्स्ट स्टेप में लेथ कट
अलॉयज जो हमारे कन्वेंशनल अलॉयज वो रिएक्ट कर रहे हैं मर्क्यूरी के साथ और फॉर्म कर रहे हैं सिल्वर मर्क्यूरी, टिन मर्क्यूरी, सिल्वर टिन, ठीक है, विच इज gamma 1 फेज, gamma 2 फेज एंड gamma फेज। अब ये जो gamma 2 फेज बना है ये है थोड़ी देर के लिए, ठीक है, ये जो gamma 2 फेज बना है ये रिप्लेस हो जाएगा बाय कॉपर टिन फेज। gamma 2 फेज एलिमिनेट हो जाएगा और हमारा जो कॉपर टिन फेज है वो आ जाएगा। तो ये पहला स्टेप था डिस्पर्जन मॉडिफाइड का, और इसका स्टेप 2 ये रहा, ये है इसका स्टेप 2, ठीक है। स्टेप 2 में क्या हो रहा है, वही सिल्वर टिन है, ठीक है, कॉपर है, मर्क्यूरी है, ये सब रिएक्ट करेगा तो बन जाएगा सिल्वर मर्क्यूरी, है हमारा gamma 1, उसके साथ कॉपर टिन फेज बन गया जो कि है ईटा फेज या एप्सिलॉन फेज डिपेंडिंग क्या बन रहा है, और सिल्वर टिन जो कि gamma फेज। तो बेसिकली डिस्पर्शन मॉडिफाइड है उसमें 2 स्टेप्स में रिएक्शन हो रहा है। पहले स्टेप में कन्वेंशनल अलॉय जो कि लेते हैं वो रिएक्ट करेंगे मर्क्यूरी के साथ और बनाएंगे gamma 1 फेज, gamma 2 फेज और gamma फेज। और दूसरे स्टेप में अब हमारे पास कॉपर के हमारे पास वो आ गए स्फीरॉइडल्स, ठीक है ना, कॉपर के जो स्फीरॉइडल्स हैं, ठीक है, ये जो स्फीरॉइडल है कॉपर का उसने रिएक्ट किया है, ठीक है, सेकंड स्टेप है ये है सिल्वर टिन फेज, इसके साथ हमारे कॉपर के ये जो स्फीरॉइडल्स हैं उन्होंने रिएक्ट किया और हमारा मर्क्यूरी है, तो उसने क्या बनाया, ये तो हमारा मेन रिएक्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, जो कि है gamma 1, सॉरी gamma 1 हमारा मेन रिएक्शन प्रोडक्ट बना, दैट इज सिल्वर मर्क्यूरी। इसके अलावा हमारे पास क्या है, टिन के अनरिएक्टेड कोर्स है विच इज gamma, और ये उसके स्फेरिकल स्फीरॉइडल थोड़े बच जाएंगे ऑब्वियसली, वो भी इतने ज्यादा रिएक्ट नहीं हो सकते मर्क्यूरी के साथ, और एंड में हमारी जो चीज बन रही है वो है कॉपर टिन विच इज ईटा और एप्सिलॉन। तो 2 स्टेप्स में रिएक्शन है, पहले स्टेप में gamma 2 फेज बनेगा, सेकंड स्टेप में gamma 2 को हम रिप्लेस करके ईटा या एप्सिलॉन ले आएंगे। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है तो अभी पूछ लो। अच्छा, जो gamma 2 फेज एलिमिनेट हो रहा है उसकी वजह से क्या इफेक्ट होगा, पॉजिटिव इफेक्ट होगा, हमारे सेट मटेरियल की प्रॉपर्टीज इंप्रूव होंगी, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इंप्रूव होंगी। कैसे इंप्रूव होगी, जब करोजन और क्रीप नहीं होगा तो मेजॉरिटी हमारा जो फिलिंग मटेरियल है वो इंटैक्ट रहेगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो हमारी प्रॉब्लम्स आ रही थी gamma 2 फेज की प्रेजेंस की वजह से, gamma 2 फेज एलिमिनेट होने की वजह से वो प्रॉब्लम्स एलिमिनेट हो जाएंगी, मतलब क्रीप नहीं होगा, क्रीप की वजह से हमारा मटेरियल जो है फिलिंग मटेरियल वो वीक नहीं होगा, वीकनिंग नहीं होगी और वो ब्रेक ऑफ नहीं करेगा। सेकेंडली करोशन की वजह से भी यही प्रॉब्लम आई थी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ पे बहुत इफेक्ट आ रहा था, वो सब नहीं होगा। तो हमारा मेन मकसद क्या था ये सब बढ़ाने का, मेन चीज ये बताना था कि जो हमने कॉपर का कंटेंट बढ़ाया है, पहले कन्वेंशनल अलॉयज में और न्यूअर अलॉयज में जो कॉपर कंटेंट में बहुत वाज़ेह फर्क आया है, जो 6% पहले था और अब 10 से 30% हो गया, अप टू 30%, तो उससे हमारे स्ट्रक्चर पे फर्क आया है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज बेहतर होंगी, उसकी स्ट्रेंथ बेहतर होगी, उसमें कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन कम होगी, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो ये सारे इफेक्ट्स क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमने कॉपर एनरिच्ड अलॉयज बनाना शुरू कर दिए। अब हम कन्वेंशनल अलॉयज नहीं यूज करते, अब हम कॉपर एनरिच्ड यूज करते हैं और कोशिश करते हैं कि कॉपर एनरिच्ड में कॉपर कंटेंट ज्यादा हो ताकि वो ज्यादा से ज्यादा हमें फायदा दे सके। तो सबको क्लियर है, कोई क्वेश्चन और चीज तो अभी पूछ लो। अब सेटिंग रिएक्शन सबको क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं उससे रिलेटेड? अच्छा ओके, मैम स्लाइड नंबर 25 26 ओके ठीक है, मैं रिवाइज करा देती हूँ अभी भी। ओके तो सेटिंग रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पे।
ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। देखो 25 में सिर्फ ये बताया हुआ है स्लाइड में कि रिएक्शन प्रोडक्ट्स क्या क्या बन रहे हैं, ठीक है, जो कि कन्वेंशनल अलॉय से बन रहे हैं। सिल्वर मर्क्यूरी विच इज गैमा 1 फेज, टिन मर्क्यूरी विच इज गैमा 2 फेज, और गैमा विच इज द अनरिएक्टेड, ठीक है, अनरिएक्टेड अलॉय का कोर है, वो रिएक्शन प्रोडक्ट्स बता रहे थे स्लाइड नंबर 25 में। और स्लाइड नंबर 26 में हमने कॉपर एनरिच्ड अलॉय सिंगल कॉम्पोजिशन के बारे में बताया कि जब वो रिएक्ट करेंगे तो क्या प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं, वो बताया गया है, ठीक है। तो आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी सेटिंग रिएक्शन से रिलेटेड, और अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दो। ओके, दैट मीन्स अब सबको क्लियर है, तो आगे बढ़े। ठीक, अब हम, अच्छा टाइम इतना नहीं रह गया, तो आई थिंक हम प्रॉपर्टीज नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करते हैं। अगर किसी को सेटिंग रिएक्शन से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है मुझसे पूछो, मैं अभी भी जवाब दे देती हूँ। देख लेते क्या मसला है, लेट मी सी क्या इशू है। चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम। अच्छा, यूटेक्टिक वो होते हैं जिनमें जो है दो मेटल्स हैं। अच्छा, बाकी हम नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि अभी फार्मा के लेक्चर का टाइम होने वाला है, तो हम नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अभी तुम लोगों ने जितना पढ़ा है उसी पे ध्यान दो, ठीक है। जो हम कर चुके हैं, फार्मा के लेक्चर का टाइम हो रहा है, तो अभी तो रखते हैं। ये यूटेक्टिक पार्टिकल्स वो होते हैं बेसिकली जिसमें दो मेटल्स होंगे, दोनों मेटल्स अपनी अपनी प्रॉपर्टीज शो करेंगे, कोई भी एक मेटल प्रीडोमिनेट नहीं करता, ठीक है।